चलिए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, एक तो वैसे भी भैया हम इन लोगों को यही नहीं समझा पा रहे हैं अभी तक, यही हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि मेरी ब्लैक कॉफी में मेरे को चीनी नहीं चाहिए, यही हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे भैया अभी तक। ठीक है, हम यही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो सर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। तो सर, कॉन्ट्रैक्ट का ये जो सेक्शन है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये बहुत ही तिगड़मयी, बहुत ही बोलते हैं मजेदार, बहुत ही स्कोरिंग, ठीक है, और बहुत ही संगीन टॉपिक है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर हैं, स्कोरिंग, संगीन, सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो ये टॉपिक क्या बोलता है, चलो फिर शुरू करते हैं। आइए, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, सबसे पहले बात करता है कि सर ये परफॉर्मेंस कौन करेगा, हु इज टू बी डूइंग दिस परफॉर्मेंस, इज टू बी डन बाय हुम। तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। इसका 37, 38, 39 सेक्शन थोड़ा ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत मजेदार सेक्शन है। तो सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 37 है वो बहुत ही आसान सा सेक्शन है। वो बोलता है कि सर दोनों पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। ठीक है, और अगर दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करती है तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों में से एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे, दूसरी पार्टी डिस्पेंस्ड विथ हो जाएगी। डिस्पेंस्ड विथ मतलब, डिस्पेंस्ड विथ वर्ड का मतलब, डिस्पेंस्ड विथ का मतलब रिलीफ हो जाएगी, रिलीव्ड हो जाएगी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, रिलीव्ड हो जाएगी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, रिलीव्ड हो जाएगी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये 37 बोलता है। सर 37 के बाद एक चीज आती है कि बोलता है परफॉर्मेंस दो तरीके की होती है सर, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, दूसरा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। मैंने बोला दोनों में डिफरेंस क्या, मैंने बोला चांद से कि देखा है कोई मेरे यार सा हंसी। तो मैंने चांद से बोला, ठीक है, कि भैया कौन से दो तरह की परफॉर्मेंस है। चांद ने मेरे को बताया कि सर दो तरह की परफॉर्मेंस है, एक होती है एक्चुअल, एक होती है एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, और दूसरी है सर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड। एक्चुअल मींस आपने कोशिश किया परफॉर्म करने का, ठीक है, और परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई। मैंने कोशिश की 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की, और मैं 20 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, ये मेरे को पता है। ठीक है, मेरे को पता है 20 दिन में मैंने कोशिश की है, ठीक है, कि 20 दिन में मैंने कोशिश की है इसको करने की, तो मैं 20 दिन में इसको कोशिश कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको कोशिश करके कर लूंगा, इतना मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कैसे भी करके इसको कर लूंगा। ठीक है, आई नो दैट। So that is called actual performance. Actual performance means when you are doing something, जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो which has the impact, ठीक है, which has the impact कि वो चीज कंप्लीट हो जाए within time, that is called actual performance. ठीक है सर, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस क्या होता है। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंसेस आपने कोशिश किया, मैंने 20 दिन में कोशिश किया बट किसी कारण मैं 20 दिन में उसको नहीं कर पाया, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। वेयर आई ट्राइड बट आई कुड नॉट सक्सीड, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। कोशिश की, पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, आई ट्राइड बट आई वाज नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, तो ये है सर, इसीलिए इसका नाम है टेंडर। यहां पर ना फेलियर इज इन्वॉल्व, फेलियर इज इन्वॉल्व, इसीलिए इसको अटेम्प्ट बोलते हैं। जैसे भैया बच्चे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देते हैं, कभी सीए क्लियर हुआ, कभी सीए क्लियर नहीं हुआ, उसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और जिस अटेम्प्ट में हो गया दैट इज एक्चुअल परफॉर्मेंस। जैसे इंडिया इन वर्ल्ड कप, हाँ, इंडिया इन वर्ल्ड कप, इंडिया फेल्ड टू विन द वर्ल्ड कप दिस टाइम, दैट इज टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अगर इंडिया जीत लेती तो वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट, बट कोई बात नहीं, 4 साल बाद फिर आएंगे, हार नहीं मानना। नेक्स्ट सर, लेट्स से ऐसा हुआ, ठीक है, लेट्स से ऐसा हुआ, हार नहीं मानना है। ठीक है, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है। जो हार गया,
जो हार गया भैया वो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होगा। तो हार नहीं मानना है, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है, ठीक है। आप हार नहीं सकते, ठीक है। तो सर अगर मेरे को हारना नहीं है तो फिर कैसे लड़ना पड़ेगा? बड़ा सिंपल सी चीज है, सेक्शन 38, ठीक है। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर और परफॉर्मेंस क्या बोलता है सर? सुनो, मैंने एज अ प्रोमिसर ऑफर दिया तुम्हें परफॉर्म करने का मुझे। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर दिया, ठीक है। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर दिया, ठीक है। प्रोमिसर ने प्रोमिसी को ऑफर दिया क्या चीज का? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। मैंने तुम्हें बोला कि सर रात को क्लास करेंगे एमटीपी की, आ जाना। मैंने तुम्हें बोला रात को क्लास करेंगे एमटीपी की, आ जाना, ठीक है। मैंने तुमको बोला रात को क्लास करेंगे एमटीपी की, आ जाना, ठीक है। मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए, तुम क्या किए? तुम आए नहीं, ठीक है। तुम आए नहीं, बाद में तुम मेरे को बोलते हो सर आपने कराया नहीं। नहीं भाई, मैंने तो कराया, तुमने अटेम्प्ट नहीं किया। तो अगर प्रॉमिसर आपको ऑफर दे रहा है फॉर परफॉर्मेंस और अगर प्रॉमिसी उसको एक्सेप्ट ना करे, लाल ब्लू, देन द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो उस केस में द प्रॉमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नहीं। आइए नेक्स्ट। लेकिन सर ये जो प्रॉमिसर ऑफर दे रहा है ना, ये जो प्रॉमिसर ऑफर दे रहा है ना, ऑफर परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, इस ऑफर में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस ऑफर में तीन चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या तीन चीजें होना बहुत जरूरी है सर? ठीक है, तुम तीन चार बार पूछते, हम तीन चार बार रिप्लाई करते, हमने एक बार लिख दिया, इससे क्लियर। अब हमने यही सोचा है जब कोई चीज पूछी जाए चुपचाप से उसको लिख दो, 10 बार पूछने की जब, ठीक है। आइए, तो सर इसमें बोला क्या सर, उस ऑफर को जब वो मांगेगा ना उसको परफॉर्म करने के लिए, उसमें तीन चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या तीन चीजें सर? सर वो तीन चीजें क्या है सर? पहली चीज सर, वो यू से अनकंडीशनल होना चाहिए। मतलब सामने वाला प्रोमिसर बोल रहा है सर कल क्लास में आ जाना, हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। फालतू की कंडीशन नहीं लगा रहा, क्लास में आओगे आईडी कार्ड लेके आना, क्लास में आते टाइम बुक लेके आना, नोटबुक लेके आना, ये सब नहीं। सीधा इट इज अनकंडीशनल, देयर इज नो अनरीजनेबल कंडीशन, ठीक है, अटैच टू दिस, ठीक है। देयर इज नो एडिशनल कंसीशन अटैच टू इट। इज इट क्लियर? there is no additional condition attached to it. Okay, there is no additional condition attached to it. Is it clear sir? यहां तक पूरा क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट, फिर क्या बोलता है? इट इज मेड एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ये सर एक सही टाइम पर होना चाहिए। आप सामने वाले को परफॉर्म, मैं रात के 3 बजे तुम्हारा क्लास नहीं रख सकता, हालांकि मेरे को यह बात पता है कि अगर मैं रात के 3 बजे भी रखूंगा तो बच्चे आ जाएंगे, ये बात मेरे को पता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। मेरे को यह बात पता है कि अगर मैं रात को 3 बजे भी रखूंगा क्लास तो उसमें भी बच्चे तो आ जाएंगे, बट मेरे को रखना वो सही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट रीजनेबल, ठीक है।
अब मैं 11 बजे 12 बजे 1 बजे रखता हूं, कोई बच्चा आके बोलता है सर इट इज वेरी लेट, तो मैं उस पर तो बोल देता हूं कि भाई करना है करो, नहीं करना सुबह कर लेना। लेकिन रात को 3 बजे तो ये गलत डिसीजन है ना, ये तो फिर मैं मतलब ऐसा काम कर रहा हूं जिससे लोगों को प्रॉब्लम, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बोलता है कि आपको सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। अगर आपका परफॉर्मेंस इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ समथिंग, ठीक है, डिलीवरी ऑफ समथिंग मतलब आपको कुछ सामने वाले को देना है, ठीक है, जैसे गुड्स डिलीवर करना है, तो आपको उसको एम्पल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सामान को चेक करने के लिए कि जो ऑर्डर किया था वही आया कि नहीं। अगर आपको याद हो, यू कैन रिलेट दिस, यू कैन रिलेट दिस, ठीक है, यू कैन रिलेट विथ कंडीशन एज टू सैंपल, यू कैन रिलेट दिस टू कंडीशन एज टू सैंपल, अगर आपको याद हो तो। 12 बजे भी रीजनेबल नहीं है, तुमको रीजनेबल नहीं है, तुम अगला अटेम्प्ट में दो, तुमको तो वैसे भी नेक्स्ट अटेम्प्ट लग जाएगा रीजनेबिलिटी खोजते खोजते। रुको मैं एक सेकंड एसी ऑन कर लेता, गर्मी लग रहा है। तुमको तो वैसे भी अगला अटेम्प्ट लग जाएगा रीजनेबिलिटी खोजते खोजते, है ना। तो सर ये क्या हुआ एक्रोनिम? आउट, ओ यू टी, आउट, ओ यू टी, आउट। तो आपका ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जब प्रोमिसर प्रोमिसी को बोल रहा है कि आओ साथ में परफॉर्म करते हैं, तो उसमें आउट होना चाहिए। ओ, it should be a promise, it should be given an opportunity of being heard, opportunity of comparing the goods to the sample। दूसरा, it should be at a proper time, और तीसरा, it should be unconditional। बेटा हम भी तो तुम्हारे अटेम्प्ट का एग्जाम्पल ही दे रहे थे। अब किसी और ने जिसने साल भर पढ़ाई की है उसके लिए अटेम्प्ट स्किप करना रीजनेबल नहीं है, लेकिन आपके लिए है। आइए नेक्स्ट, फिर आया सर सेक्शन नंबर 39। व्हाट इज सेक्शन नंबर 39? सिमरन आउट। व्हाट इज सेक्शन नंबर 39? क्या बोलता है सर ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या चीज के लिए सर? ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज के लिए? ये सेक्शन क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है सर? जल्दी जल्दी बता दीजिए सर, क्या चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? बहुत सिंपल सी चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिए। एक केस स्टडी आता है, शीला, शीला का केस स्टडी आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूएंस के लिए। समझिएगा सर इसमें 39 में दिया क्या है। सेक्शन नंबर 39 में प्रॉमिसर रिफ्यूज कर रहा है, और रिफ्यूज कर रहा है टू परफॉर्म। द प्रोमिसर इज रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म। तो जो प्रोमिसी है, जो प्रोमिसी है उसके पास दो ऑप्शन, ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आज ही टर्मिनेट मान के खत्म कर दे, ठीक है, या क्या हुआ कि जब प्रोमिसर एक दिन रिफ्यूज किया और दूसरे दिन वो उसको परफॉर्म करने के लिए रेडी है, तो उस केस में प्रोमिसी क्या कर सकता है, दूसरे दिन उसको अलाउ कर दे उसको परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर उसने सेकेंड डे पर उसको अलाउ कर दिया, मतलब अगर उसने उसकी कंटिन्यूएंस अलाउ कर दी, तो वो वापस से उसको कैंसिल नहीं कर सकता बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट, एज सिंपल एज दैट। मतलब सर अगर किसी ने, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम जहां पढ़ाने आए हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि सर हम आपको 4 दिन दे रहे हैं, 4 दिन में हम आपको 35 घंटा दे रहे हैं, और आपको इसमें कवर करना है आईसीए, सोगा और कंपनी सेट। अब इन 4 दिनों में से अगर मैं एक दिन एब्सेंट कर दूं, तो दे हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया, ठीक है, अगर उन्होंने टर्मिनेट नहीं किया और वो मेरे को दूसरे दिन आके पढ़ाने देते हैं, दूसरे दिन और तीसरे दिन के एंड में वो चौथे दिन मेरे को ये नहीं बोल सकते सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, वी वोंट पे यू, गो बैक होम, ऐसे नहीं।
क्योंकि अगर आपने कंटिन्यूएंस को एक्सेप्ट कर लिया है देन यू आर बाउंड बाय इट, देन यू आर बाउंड बाय सच कंटिन्यूएंस। अब दोनों ही केस में चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करें चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू होने दें, प्रॉमिसर की वजह से जो लॉस हुआ है, प्रॉमिसर की वजह से जो लॉस हुआ है, दिस he will pay to promise, he will pay to promise, to promise। जैसे लगभग देखो सर 4 दिन में अगर मेरे को 35 घंटे करने हैं, ठीक है, 4 दिन में 35 घंटे करने हैं, so it's approximately 9 hours that I have to teach, close to 9 hours, okay, 9 hours that I have to teach every day, close to 9 hours। तो अगर मैं 9 hours every day काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे को उनको डैमेजेस पेमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं एक दिन एब्सेंट करता हूं, जितना मेरा पर आवरली रेट है, यहाँ पर जितना मेरे को आवर के हिसाब से पेमेंट मिलती है, आई विल हैव टू पे दैट टू देम, बिकॉज उनका लॉस तो हुआ है ना, उस दिन की पढ़ाई उनकी नहीं हो पाई, बच्चों से तो पैसा ले चुके हैं, ठीक है। तो डैमेजेस दोनों केसेस में आपको मिलेगा, भले ही आप एक्सेप्टेंस कर लो या कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर लो, डैमेजेस दोनों केसेस में मिलेगा, ठीक है। क्लियर है सर यहां तक? सिमरन इड़ा डन। नेक्स्ट, अच्छा 37, 38, 39 हो गया। अब नेक्स्ट सेट ऑफ नेक्स्ट सेट 40, 41, 42, 40, 41, 42। बेटा अपने दोस्त लोग से भी फॉर्म भरवाना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में हमें रिकॉर्ड बनाना है, बहुत लोगों का रिकॉर्ड तोड़ना है, इतनी जनता इकट्ठा करनी है कि लोग डर जाए, ठीक है। तो भैया जल्द से जल्द फॉर्म भरवाना बिल्कुल ना भूलें, सारे दोस्तों रिश्तेदारों से फॉर्म भरवाएं, जो लेके आ रहे हो जिनको जिनको, और अकेले तो बिल्कुल मत आए। मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लो अगर हमारे पास 150 बच्चे हैं दिल्ली में, ठीक है, और हर बच्चा अपने कॉलेज से या स्कूल से एक और बच्चे जिसका सीए है उसको जानता ही होगा पक्का, उसको लेके आए तो 300 बच्चे तो ही नहीं हो गए। अगर हमारे पास 200 बच्चे हैं और हर एक बच्चा एक और बच्चे को लेके आए तो 400 बच्चे हो गए। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर 250 बच्चे हैं हमारे पास, हर 250 बच्चा एक बच्चे को और लेके आए, 500 बच्चे हो गए। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है यार, सिंपल मैथमेटिक्स है। और तुम आओ ना, एंटरटेन तो हम करेंगे ना, पढ़ाएंगे भी, एंटरटेन भी करेंगे, मजा भी करेंगे, सेल्फियां भी होंगी, रीलियां भी होगी। लास्ट टाइम देखे थे दिल्ली गए थे, कितनी अच्छी फोटो और रील बना के डाले थे, वो ऐसे देखने वाली। आओ तो सही, आओ। आओ सर। तो बाय whom a contract may be performed, सेक्शन 40, 41, 42। चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है सर। सबसे पहले सेक्शन नंबर 40 बोलता है कि परफॉर्मेंस कौन करेगा। और अब तो हम लोगों ने, देखो मैंने प्रेस करवा करवा के ये भी करवा दिया कि अब जयपुर का भी इवेंट 2 दिन का करवा दिया। पहले जयपुर 1 दिन होने वाला था ना, ठीक है। अरे पकड़ के लाओ उसको, कसम दो। पहले जयपुर का इवेंट 2 दिन का होने वाला था, अभी जयपुर का, पहले जयपुर का इवेंट 1 दिन हो रहा था, अभी मैंने जयपुर का इवेंट भी 2 दिन करवा दिया कि नहीं 2 ही दिन जाएंगे। तो जयपुर भी 2 दिन है, 1 दिन पूरा इको, 1 दिन पूरा लॉ, 1 दिन पूरा इको। पहले लॉ फिर इको। स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग देखो सिमरन की, ओ हो सिमरन आज डिक्शनरी लेके बैठी। आओ सर, एनालिसिस ऑफ सेक्शन 4 क्या है? व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ सेक्शन 4 40, सॉरी। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की? प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। इसमें भी इफ पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व, पर्सनल स्किल इज इन्वॉल्व and let's say promisor dies, contract over। अगर पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड है और प्रॉमिसर मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म, ठीक है।
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। ठीक है, नेक्स्ट। लेकिन सर अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, तो प्रोमिसर के बिहाफ पर उसका एजेंट कर सकता है। जैसे सर जो ऑडिट फर्म होता है, जो सीए फर्म होता है, उसमें एक होते हैं भैया सीए पार्टनर्स, और उनके लिए काम करते हैं नीचे आप जैसे सीए आर्टिकल्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स एजेंट है, क्योंकि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो जो वो कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, आर्टिकल्स लोग स्टेटमेंट बनाते हैं, क्लाइंट कुछ नहीं करता भाई। क्लाइंट ना ईयर के एंड में आपको सब खाता पुस्तक लाके दे देता है, बोलता है ये लो ये मेरे पूरे डॉक्यूमेंट, ये मेरी पूरी पढ़ाई, ये लो। अब इससे आर्टिकल बुक्स बनाएगा, फिर जो बड़ा वाला ऑडिटर होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, वो उस पर साइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर आया सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सर व्हाट डू यू मीन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव? ठीक है सर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल। ठीक है, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल की जरूरत पड़े, ठीक है, या पर्सनल कंसिडरेशन की जरूरत पड़े, पैसे की जरूरत पड़े, ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कौन होता है? वो आदमी, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो पिताजी की मौत के बाद पिताजी की सारी प्रॉपर्टी, जायदाद, काम धंधा सबके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? द आंसर इज यस। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या नहीं होना चाहिए सर? उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं होना चाहिए जो पर्सनल स्किल रिक्वायर करता है। सो इफ देयर इज नो पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड, इवन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात याद रखना सर, सुनो, अगर मान लो पिताजी की डेथ के बाद बेटा जी ने जो एसेट इनहेरिट किए, उसकी वैल्यू है 1200 करोड़, 1200 करोड़, और आज भैया पिताजी जब कंपनी से निकल रहे हैं, ठीक है, जब वो कंपनी से निकल रहे हैं, कंपनी से उनका टाटा बाय बाय हो रहा है, तो कंपनी से निकल रहे हैं, कंपनी से उनका टाटा बाय बाय हो रहा है, ठीक है, बाय बाय हो रहा है, टाटा बाय बाय हो रहा है। एसेट उन्होंने इनहेरिट किया, वैल्यू है 1200 करोड़, और इसकी जो लाइबिलिटी है वो निकल के आ रही है 1300 करोड़। तो एसेट की लाइबिलिटी, बोलो सर, तो क्या पूरा 1300 देना पड़ेगा? क्या पूरा लेना पड़ेगा? मेरे को बस इस बात का जवाब दो। अरे बोलो ना जल्दी। हाँ, नहीं ना सर, यू विल बी लायबल अप टू 1200 करोड़ ओनली। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ 12 करोड़ तक होगी, उसके बाद, ठीक है। इसके ऊपर लास्ट दिन हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, थर्ड पर्सन, सेक्शन 41। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस किसी थर्ड पर्सन से एक्सेप्ट कर रहे हो, तो जो पहले वाला प्रॉमिसर था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ पल्लवी है, एक तरफ अनुराग, और एक तरफ मैं। पल्लवी मेरे पास आई, पल्लवी ने बोला सर मेरे को जर्नल एंट्री सिखा दो। मैंने बोला पल्लवी मेरे को ये सब नहीं आता, लेकिन कालरा सर हैं, कालरा सर बहुत हेवी जर्नल एंट्री पढ़ाते हैं, उनके पास चली जाओ। तो बोली अच्छा सर ऐसा है? बोला हाँ, लेक्चर देख के देखो। उसने कालरा सर का लेक्चर निकाला, कालरा सर का लेक्चर देखा, उसने बोला ये वाला तो सही है, इन्हीं से पढ़ूंगी। अब जैसे ही उसने उनको सिलेक्ट किया, मैं डिस्चार्ज हो गया। अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब कालरा सर बहुत अच्छा पढ़ाए तो दीदी खुश और कालरा सर भी खुश। कालरा सर उनको ना सेटिस्फाई कर पाए ठीक से, तो कालरा सर दुखी, दीदी भी दुखी, मैं डिस्चार्ज हो गया भैया।
लेकिन मेरे को पता है कल रिसर्च कर देंगे, बढ़िया से पढ़ा देंगे, चैंपियन आदमी। इज इट क्लियर सर? एब्सोल्युटली क्लियर। हाँ, डन। चलो नेक्स्ट, फिर आया सर जॉइंट प्रोमिसर्स। जॉइंट प्रोमिसोर, सर व्हाट इज द जॉइंट प्रोमिसोर? जॉइंट प्रोमिसर सेक्शन 42। देखो सर, अभी तक आपने कौन कौन से निपटा दिया? 40 निपटा दिया। 40 में 3 पार्टी का नाम था, प्रोमिसर हिमसेल्फ, उसका एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 41 में आया थर्ड पार्टी टीपी। अब आया 42 मेंटोस जिंदगी, यहां आया जॉइंट प्रोमिसर। सर जॉइंट प्रोमिसर मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या एक से ज्यादा प्रोमिसर हो सकते हैं? यस सर। सर ईच ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, ईच जॉइंट प्रोमिसर are jointly and severely liable, jointly and severely liable। हर एक जॉइंट प्रोमिसर जॉइंटली एंड सीवियरली लायबल है। सर इस चीज का मतलब क्या है? अगर किसी 3 जॉइंट प्रोमिसर ने मिलके राम, श्याम, नीराम, नाम श्याम रीनाम, इन्होंने मिलके एक उधारी ली विमल से, लोन विमल से लिया, तो विमल चाहे तो ये लोन रिकवर किसी एक जॉइंट प्रोमिसर से भी कर सकता है, बाकी सबसे भी कर सकता है। आपको सुन के ऐसा लगेगा कि ये तो पार्टनरशिप जैसा है, बट पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप जैसा आप बोल सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप नहीं। ठीक है, जैसा होने में और उसका वही चीज होने में बहुत फर्क है। पार्टनरशिप फर्म जैसा है, बट पार्टनरशिप फर्म नहीं। ठीक है, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म। जैसा है लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं। इज इट क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो भैया क्या हुआ, फर्क है। हाँ, क्योंकि यहां पर सर अगर 4 लोग, सोल प्रोप्राइटर लोग भी 4 लोग मिलके एक साथ धंधा करते हैं, उन पर भी ये लग जाता है, विच मे और मे नॉट बी अ पार्टनरशिप। अंडरस्टैंड दिस। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम अ पार्टनरशिप, इट्स नॉट एग्जैक्टली लाइक वन। ओके, नेक्स्ट। तो अब आगे बढ़ते हैं जॉइंट प्रोमिसर से। अब मैं जॉइंट प्रोमिसर के बारे में ना कुछ चीजें लिखाना चाहता हूं, जिसके लिए मैं चाहूंगा, ठीक है, जिसके लिए मैं चाहूंगा कि आप एक काम करिए। ठीक है, मैं ना आपको एक बार में 4 सेक्शन लिखाने जा रहा हूं मिला के, क्योंकि समरी है ना, बढ़िया सी समरी आपको लिखाने जा रहा हूं, और बुक में ही लिखिएगा। सेक्शन 42, 43, 44 तीनों एक साथ। हाँ, तीनों एक साथ। ठीक है, बढ़िया से एकदम। चले, आ जाए, आ जाओ। ओके, 42, 43, 44 डन। आ जाओ सर, सुनो क्या है 42, 43, 44 में। सेक्शन 42, 42 किस बारे में बताता है सर हमें? सुनिए, ठीक है। अब मैं तीनों एक साथ ही लिख रहा हूं, तो एकदम बढ़िया से लिखता हूं। सी, ईच ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, each of joint promisors are jointly and severely liable for activity of other promisors. Next,
the legal representative are only jointly liable. मतलब क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए सिर्फ जॉइंटली लायबल है, मतलब वहां के केस में सारे के सारे एक बार में लायबल होंगे. द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ओनली जॉइंटली लायबल. मतलब अगर किसी पार्टनर का कोई मर आ गया है तो उसका सिर्फ और सिर्फ लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा और कोई लायबल नहीं होगा. शौर्य राज जी हमको बताइए, आपको कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे से आता है क्या, कि आप क्लास में नहीं हो कि हमको टेलीग्राम पे टेलीग्राम किए जा रहे हैं? आइए नेक्स्ट, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ओनली जॉइंटली लायबल. नेक्स्ट, if all promisers die, all legal representatives will contribute together. Next, even if the promiser promisee selects a particular promiser to pay the debt, such promiser can invite contribution from others. Is it clear? सिमरन जी हमको पता है हमने क्या बोला था, आप थोड़ा चुप रहेंगी तो ठीक रहेगा, बेटर रहेगा. 1 2 3 4. सर देखो ये चार चीजें हमने आपको लिखवाई है, चारों चीजों को नोट कर लीजिए. ये पूरे के पूरे जॉइंट प्रोमिसर्स की समरी है, केस स्टडी बनाने के लिए इतना काफी, और इसमें केस स्टडी के अलावा कोई चीज नहीं आने वाली. इतना काफी नहीं, यही है. ठीक है, ऊपर वाला 1 और 2 दिया हुआ है 42 में, बीच वाली लाइन 43 में, लास्ट वाली 44 में. ठीक है, तो ये लास्ट वाला पॉइंट बोला क्या कि सर जैसे मान लीजिए अगर प्रोमिसी ने किसी एक प्रोमिसर को सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से प्रोमिसी ने बोला कि मेरा डेट तो सिर्फ निरेश ही पेमेंट करेगा, विमल ने बोला, लेकिन फिर भी निरेश के पास ये पावर है कि वो आर और एस से कंट्रीब्यूशन ले सकता. कंट्रीब्यूशन मतलब हिस्सा, बाहर वाले को सिर्फ वही पेमेंट करेगा. नोटिफिकेशन नहीं आई सौर्य राज, ओके, सिर्फ तुमको नहीं आई, बाकी सबको गई. नोटिफिकेशन ने बोला मैं नहीं जाना चाहता शौर्य राज के पास. हाँ ऐसे ही होती है गरिमा जी, एकदम भटनागर जी ऐसे ही होती है. तुम तो पूरा डीयू कॉलेज लेके आ जाना बेटा, पूरा कॉलेज ले आना. बोलो थोड़े दिन में सर तुम्हारे वहां आने वाले हैं डीयू में लेक्चर देने. थोड़े दिन में बोलना कि थोड़े दिन में सर आने वाले हैं तुम्हारे वहां पर लेक्चर देने. तो तुम लोग आज चलो सर के वहां पर लेक्चर में, ठीक है, मजा आ जाएगा. ठीक है, मजा आ जाएगा, फुल एंटरटेनमेंट. कौन से कॉलेज में बेटा? डीयू से हमको एक वो आया है इनवाइट, वो दीनदयाल जो है वहां से एक इनवाइट आया है कि कॉलेज में जाके लेक्चर देने का, मतलब एक बेसिकली सेशन कंडक्ट करने का.
तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे डेट। सर अगर तीनों का पर्सनल स्किल है तभी भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा? बेटा एक चीज समझाओ मेरे को, तीनों का पर्सनल स्किल कैसे होगा? पर्सनल जो होता है वो तो अपना पर्सनल होता है ना, तीन लोगों का चीज जो तीन लोगों के पास है वो किसी का पर्सनल कैसे होगा? समझाओ तो प्रिया जी थोड़ा मेरे को। अभी चल रहा है बेटा, बातचीत चल रही है। एक्चुअली मेरी डेट्स दिसंबर और नवंबर में ले पाना बहुत मुश्किल है, तो वही बातचीत चल रही है कि अगर कुछ बीच में स्क्वीज कर सके तो। ठीक है सर, एक बात समझिएगा, मैं वही चीज बार बार बोलता हूं, अगर पर्सनल स्किल है तो दूसरे के मरते ही, ठीक है, दूसरे के मरते ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा प्रिया जी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि तीन आदमी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो अलाउ कर देंगे, लॉ चेंज थोड़ी ना होगा, लॉ तो वही है, पर्सनल स्किल अगर इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट खत्म। समझ में आई बात? नेक्स्ट सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा टॉपिक, सक्सेशन और अनाउंसमेंट। तीन पार्टनर ऑडिटर हैं तो तीनों मर गए तो एलआर कैसे लायबल होंगे? कैसे मतलब? जो उनकी उधारी है वो पेमेंट करेंगे, और अगर वो पार्टनर है तब तो पार्टनरशिप एक्ट लगेगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। अमित जी आप इतना टाइम हो गया लेकिन आप अभी भी क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं सीखे हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन सक्सेशन एंड असाइनमेंट सर, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो सर, सक्सेशन जो होता है इट ऑकर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कि अगर पिताजी की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी बेटा जी के पास जाएगा। ठीक है, पिताजी की डेथ हुई तो प्रॉपर्टी बेटा जी के पास जाएगा, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, और जब वो बेटा जी के पास जाएगा, जब वो बेटा जी के पास जाएगा तो बेटा जी के पास उससे रिलेटेड एसेट अगर जाएगा तो लाइबिलिटी भी जाएगी। जो अभी मैंने पीछे बोला, अगर पिताजी के एसेट के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो बेटा पिताजी की लाइबिलिटी की भी तुम पेमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑब्वियसली द लाइबिलिटी विल बी टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट ओनली। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सक्सेशन, बिकॉज सक्सेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये लॉ में है कि पिता की डेथ होने के बाद सब कुछ लड़के के नाम पे जाता है। ठीक है, फिर आता है असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है? असाइनमेंट इज बाय अग्रीमेंट। यहां पर आपने किसी को अपना काम असाइन किया है, जैसे बॉस, जैसे जो बॉस होता है वो अपना जॉब असाइन करता है अपने एम्प्लॉय को। क्लाइंट से क्लाइंट से खरी खोटी उल्टी सीधी बातें कौन सुनेगा? टाइम पर काम नहीं हुआ तो बॉस सुने। ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है लेकिन काम तुमको करना है। तो असाइनमेंट के केस में होता क्या है सर? द एसेट इज ट्रांसफर्ड, एसेट इज ट्रांसफर्ड मतलब द पावर इज ट्रांसफर्ड बट द लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड। पावर इज ट्रांसफर्ड बट लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कोई भी काम के लिए जो भी आपके साथ हो रहा है। एसेट इज ट्रांसफर्ड बट लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड, बट लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड। एसेट इज ट्रांसफर्ड बट लाइबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड। इज इट क्लियर? बोलिए प्रियांशु जी, क्या हो गया?
इज इट क्लियर सर? सक्सेशन और असाइनमेंट में डिफरेंस क्लियर हुआ? सक्सेशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है, उसमें अग्रीमेंट का कोई इंपैक्ट नहीं होता, उसमें एसेट और लायबिलिटी दोनों ट्रांसफर होता है, लायबिलिटी के लिए वो लायबल अप टू द एक्सटेंट ऑफ एसेट होता है। लेकिन असाइनमेंट के केस में ये अग्रीमेंट से होता है, आदमी चूज करता है कि वो किसको देना चाहता है। यहाँ पर एसेट ट्रांसफर होते हैं, लायबिलिटी इज नॉट ट्रांसफर्ड। आप अपना काम दूसरे को जो असाइन करते हैं वो सेम हेडिंग में आता है। ठीक है, इसका तो मैंने नोट लिखा दिया आपको 42, 43, 44 का, बहुत सुंदर सा। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा, मैं फिर से एसी बंद करके आता हूँ, ये करना पड़ता है भाई, बहुत ठंडा लगने लगता है, जम जाएंगे हम। हाँ, जम जाते हैं भी। आइए नेक्स्ट टॉपिक, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस फॉर प्रॉमिस। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। एक और टॉपिक 45 वाला पढ़ लो भाई, गर्वित जी की आत्मा को शांति देंगे। जैसे जॉइंट प्रोमिसर होते हैं वैसे एक कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रोमिसी भी हो सकते हैं। मतलब इस तरफ 4 आदमी खड़े हैं, दुकान में बेचने वाला एक आदमी, 4 लोग साथ में आए हैं, चारों भाई हैं और चारों ऑर्डर देते हैं आके 10 फ्रिज, 10 रेफ्रिज, 10 टीवी, 5 माइक्रोवेव। ठीक है, अब यहां पर यूनिक पावर क्या है, इनमें से कोई भी एक परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है, कोई भी एक परफॉर्मेंस को डिमांड कर सकता है। ठीक है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो लायबल होंगे, अगर वो मर जाते हैं, ठीक है, तो उनके बाद उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। अगर सब मर जाते हैं तो सबके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली लायबल होंगे। यही बात जो ऊपर लिखी थी सेम टू सेम, खाली कैरेक्टर चेंज हो गया, प्रोमिसर की जगह प्रोमिसी हो गया। आइए, हो गया, डन। इज इट क्लियर सर? इज इट क्लियर? यहां तक एब्सोल्युटली क्लियर, कोई भी डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट, टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, ये देखते हैं सर। ये टॉपिक वैसे तो कभी आज तक पूछा नहीं गया, लेकिन ये टॉपिक बड़ा इजी है। ये टॉपिक किस बारे में है कि कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, करण रामचंदानी, तुम इतने अटेम्प्ट में सीए पूरा नहीं कर पाए फाउंडेशन। अब मैं आगे का सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना चाहता। आइए चलिए, क्या बोलता है सर, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम स्पेसिफाइड है 12 बजे एसी सर्विस करने आ जाना, और सामने वाले ने बोल के रखा है गलती से भी फोन मत करना, चुपचाप 12 बजे पहुंच जाना, तो द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परफॉर्म्ड एट रीजनेबल टाइम। जो टाइम बोला गया है उस टाइम पर परफॉर्म हो जाना चाहिए, है कि नहीं करण रामचंदानी? नेक्स्ट सर, टाइम और प्लेस दोनों बता दिया है। ठीक है, टाइम और प्लेस दोनों बता दिया है कि सर 12 बजे आपको आना है, सरोजिनी मार्केट के पीछे जो गली है उसमें ब्लू कलर की बिल्डिंग है, चुपचाप से आ जाइएगा, फोन ऑन मत करिएगा। ठीक है,
तो इसमें जब तुमको प्रॉमिसी ने बोल दिया है कि प्रॉपर टाइम पर तुमको आ जाना है, ठीक है, और प्लेस भी बता दी है, तो तुमको ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स वहां पर टाइम रहते पहुंच जाना है, ड्यूरिंग यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे एट सच प्लेस, जैसा उसने बोला। तुम रात को 2 बजे पहुंच जाते हो कि सर सुनो, सर सुनो, मैं आ गया, देखो मैं आ गया, मेरे को परफॉर्म करने दो कॉन्ट्रैक्ट। बोलिएगा सर पागल हो गए हो क्या, रात को 2 बजे ऐसी सर्विस होता है, दिमाग क्या घुटनों में है? दिमाग क्या घुटनों में, रात को 2 बजे ऐसी सर्विस होता है? नहीं चलो सर कोई बात मत करो, ठीक है। नेक्स्ट हम सोच रहे हैं आज तुम लोग का एक छोटा सा सेशन ले लें। एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को तुम लोग के साथ डिस्कस करनी, बेसिकली मेरे को तुमको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रिपेयर करवाना था। अब मेरे पास वही हम देख रहे हैं, कोई स्लॉट तो आवर्स भी बाकी नहीं रह गए मेरे पास। सोच रहे 12वीं में डाल के तुमको बुलवाना पड़ेगा, स्पेशल क्लास रखने का सोच रहे थे। स्पेशल क्लास रखने का सोच रहे थे। ठीक है, अगर हम कर पाते हैं हम तुमको जरूर बताएंगे, ठीक है, अगर कर पाते हैं। अगर कर पाते हैं हम तुमको बताते हैं, ठीक है, शेयर कर देंगे, तुम लोग अपना शक्ल उठा के आ जाना, अच्छी अच्छी सुनहरी सुनहरी क्यूट क्यूट शक्लें लेके आ जाना। क्यूट क्यूट शक्ल लेके आ जाना। ओके, ले आओगे ना? ओके चलो, हम बताते हैं अगर होता है तो। आ जाओ, चलो। ओके, मेरी गंदी शक्ल है फिर भी मैं आऊं कि हाँ बेटा आ जाना? क्या मोहे मोहे करने लगे हो भाई तुम लोग भी ना, तो सही में ज्यादा वो छोटी सी बच्ची। छोटी सी बच्ची वैसा ही मोहे मोहे। आइए नेक्स्ट। ओके, थर्ड, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन अ सर्टेन डे टू बी एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ये क्या बोलता है सर? बहुत सिंपल, उसने ना आपको दिन बता दिया कि सर फ्राइडे, ठीक है, उसने आपको प्लेस बता दी है, एड्रेस है उसको आपको बता दिया, लेकिन टाइम नहीं बताया, तो उस केस में आपको किस टाइम पर जाना चाहिए? आप रात को 1 बजे पहुंच जाओ उसके घर? नहीं सर, विद इन यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, यू शुड डू इट विद इन द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस, यू शुड डू इट ड्यूरिंग द यूजुअल आवर ऑफ बिजनेस ओनली। मोहे मोहे, बहुत मोहे मोहे हो रहा है, यही मोहे मोहे एग्जाम का रिजल्ट देख के निकलेगा, ठीक है, यही एग्जाम का रिजल्ट जैसे ही आएगा ना, सारा मोहे मोहे अंदर से निकल आएगा, ठीक है, सब मोहे मोहे बाहर निकल आएगा। आइए नेक्स्ट, फिर क्या बोलता है सर? प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड और नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस। सर क्या बोलता है सर?
कोई मतलब क्या है, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस बता दिया, ठीक है, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस आपका फिक्स नहीं है, ठीक है, और उसमें वो बोल रहा है सिंस द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज नॉट फिक्स, तो कहां पर दोगे, कहां पर अलाउ करोगे, ठीक है, अगर प्लेस फॉर परफॉर्मेंस फिक्स नहीं है तो कहां पर अलाउ करना है, तो फिर उस केस में आप रीजनेबल प्लेस करो। सर एक बार ना चारों को रिलेट करके देखते हैं। पहले वाले में क्या हुआ था, सुनो ध्यान से, कंफ्यूज मत होना, पहले वाले में क्या हुआ था, आपको टाइम बता दिया था, मतलब टाइम नहीं बताया था तो किस टाइम पर करना था आपको, रीजनेबल टाइम पर। दूसरे वाले में आपको टाइम और प्लेस बता दिया था, बोला था बिना पूछे आ जाना, तो कब आना चाहिए, ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। तीसरे वाले में आपको डे बता दिया, जगह बता दी, लेकिन टाइम नहीं बताया था, तो यूजुअल बिजनेस आवर्स। चौथे वाले में आपको जगह नहीं बताया, टाइम बता दिया, तो कहां जाना चाहिए, रीजनेबल प्लेस। रीजनेबल प्लेस क्या होगा, फोन करके कंफर्म कर लेना। बेटा कनक एकदम वीडियो बना लो, तो हम तो बोल रहे तुम पहले ही बना लो, जैसा तुम मोहे मोहे चल रही हो पहले ही बना लो। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस इन, और लास्ट वाला पॉइंट बेकार है, दिस इज बेकार। लास्ट वाला पॉइंट बेसिकली क्या बोलता है कि इफ एनी मेथड, इफ एनी मेथड is given by promisee, follow that। अगर प्रोमिसी ने कोई मेथड बता रखा है तो फिर आप वही बताना। जैसे मान लो अगर मैं, मेरा एक सीए फर्म है और उसमें प्रोमिसी मेरे को आके, मतलब जो आदमी आया क्लाइंट, वो क्लाइंट मेरे को आके बोलता है कि सर आप मेरा पीएनएल अकाउंट स्टेटमेंट नहीं टी शेप में बनाइए, तो अगर वो मेरे से बोल ही रहा है टी शेप की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं टी शेप के हिसाब ही से करूंगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल पता है क्या, इसका बेस्ट एग्जांपल है जब आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाते हैं। जब आप टेलर के पास कपड़े सिलवाने जाते हो तो उसको आप बताते हो ना कि भैया हमको स्लिम फिट में चाहिए, हमको रेगुलर साइज में चाहिए, हमको नैरो फिट में चाहिए, ठीक है, या हमको नेहरू कॉलर बना के दो शर्ट में, तो आप वहां पर मैनर स्पेसिफाई कर रहे हो ना, तो फिर उसी तरीके से परफॉर्म होना चाहिए जिस तरीके से आपने मैनर स्पेसिफाई किया। नेक्स्ट आओ सर, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। सर रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जो नहीं हो वो भी होना पड़ता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मींस वेयर वन प्रॉमिस इज बीन एक्सचेंज्ड फॉर अनदर, वन प्रॉमिस exchanged for another, exchanged for another। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सेट बाय विच ग्रेट फ्रीडम फाइटर, किस महान फ्रीडम फाइटर के ये लफ्ज है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। किसने कहा है ये शब्द, ये शब्द कहा गया है नन अदर देन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वेरी गुड। ओके, तो यहां पर भी हम लोग खून मांग रहे हैं और आजादी दे रहे हैं, कैसे सर। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है मतलब एक के लिए दूसरा। अच्छा, अब किस किस तरीके के रेसिप्रोकल हो सकते हैं, ठीक है सर। एक होता है, ये इसी के लिए है, हाँ ये इसी के लिए। आप एक काम करो, ये हेडिंग काटो, आप एक काम करो, ये हेडिंग काटो, और आप जब भी इसको पढ़ना ना, जब भी इसको पढ़ना, इसी नीचे वाली हेडिंग के रिलेशन में पढ़ना जो एनालिसिस में लिखा है कि व्हाट इफ देयर इज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। साथ साथ हम लोग दोनों अपना कॉन्ट्रैक्ट साथ साथ परफॉर्म करें, ठीक है। तुम सीमेंट सप्लाई करो हम बिल्डिंग बनाएंगे, तुम सीमेंट सप्लाई करो हम बिल्डिंग बनाएंगे, तुम सीमेंट सप्लाई करो हम बिल्डिंग बनाएंगे। रेसिप्रोकल, तुम्हें सीमेंट सप्लाई करना बंद कर दिया, हमने बिल्डिंग सप्लाई करना बंद कर दिया। तो अगर कभी भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस है विच आर टू बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। अब हमारे पास सिमरन भी है चैट में, तो सिमरन पूछेगी साइमल्टेनियस का मतलब, साइमल्टेनियस का मतलब होता है एक साथ।
तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है साथ साथ, तो फिर उस केस में बात ये होती है कि फिर जब साइमल्टेनियस है, हम और तुम एक साथ इसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर लायबिलिटी ये आ जाती है। सर बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत इजी सा पॉइंट है कि सर हम लोग दोनों लायबल हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग दोनों लायबल हो जाते हैं, ठीक है। आपने अगर परफॉर्म करना बंद कर दिया तो आप, मैं भी अपने हाथ पीछे खींच सकता हूं, मेरी भी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, और जब तक आप परफॉर्म कर रहे हैं तब तक मैं भी लायबल हूं परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सिमरन, सिमरन साइमल्टेनियसली मींस एक साथ, साइमल्टेनियस मींस एक साथ। This is obstruction in legal justice. Obstruction in legal justice. ठीक है, आइए नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। This is Hetal exactly what I say. I am doing a 1.5 hour class for contract. You have problems with the contract question, but you won't take the labor to do the contract class. Always ready for shortcuts. आइए, चलो सर, व्हाट इज योर डाउट? क्या डाउट है सिमरन तुम्हारा? क्या डाउट है भैया सिमरन तुम्हारा, बताओ सिमरन। काम नहीं बताया? अच्छा बेटिया, अगर काम नहीं बताया तो कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए बनाया था? हम, मेरे तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, काम नहीं बताया, तो किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था फिर? किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट था? तो किस चीज का बता रहा है सिमरन? हेवी हेवी। नेक्स्ट, अच्छा सर, अगर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऐसा है कि फर्स्ट वन पार्टी विल परफॉर्म देन द नेक्स्ट पार्टी विल परफॉर्म, फर्स्ट वन पार्टी देन नेक्स्ट पार्टी, फर्स्ट वन पार्टी देन नेक्स्ट पार्टी, अगर ऐसे हुआ तो, कि पहले एक पार्टी परफॉर्म करेगा फिर दूसरा पार्टी परफॉर्म करेगा, तो तब उस केस में क्या होगा? उस केस में वैलिड है कि पहले एक पार्टी परफॉर्म करे फिर दूसरा पार्टी परफॉर्म करे, तब वैलिड है, ठीक है। फर्स्ट वन पार्टी परफॉर्म देन नेक्स्ट पार्टी विल परफॉर्म, दिस इज वैलिड, ठीक है। दिस इज नोन एज ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, फर्स्ट वन पार्टी देन नेक्स्ट पार्टी। ठीक है, फर्स्ट वन पार्टी देन नेक्स्ट पार्टी, ठीक है। चलो सर, सो ये हो गया ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। तो अगर उस केस में फर्स्ट वाली पार्टी ही परफॉर्म नहीं कर रही है, सर अगर मैंने बिल्डिंग बनवा ही नहीं है तो इंटीरियर डिजाइनिंग क्या हमारे पिताजी करेंगे उस पर? तो अगर बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट ही नहीं किया तो इंटीरियर डिजाइनर वाला तो ऐसे ही डिस्चार्ज हो गया। सर ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क क्या था? ऊपर वाला साइमल्टेनियस है साथ साथ, नीचे वाला क्या है एक के बाद एक। अगर तुमने, नीचे वाले का एग्जांपल दे रहा हूं, अगर तुमने पेपर लिखा ही नहीं तो मैं चेक क्या करूंगा? अगर तुमने पेपर लिखा ही नहीं तो मैं चेक क्या करूंगा? अपनी शक्ल? मैं तो चेक ही नहीं कर सकता, मैं तो चेक ही नहीं कर सकता क्योंकि आपने पेपर लिखा ही नहीं है। So the first one party, then the next party comes into the picture, ठीक है।
और साइमल्टेनियस में क्या है, साथ साथ है। तो उसमें भी अगर आपने अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, मैं डिस्चार्ज में नहीं करूंगा। यही सेम चीज अगर आपको फील हुई हो तो आपने सेक्शन 37 में भी पढ़ा है। वो बोलता है ना कि बोथ द पार्टी शुड परफॉर्म द प्रॉमिस, लेकिन इफ वन पार्टी डज नॉट परफॉर्म इट्स प्रॉमिस द अदर पार्टी इज डिस्चार्ज्ड। अगर मैं कैश ऑन डिलीवरी पर सामान लेके एक आदमी के घर पहुंचा, अगर वो मेरे को पैसा ही नहीं देगा, मैं सामान ही नहीं देगा, बिकॉज इट इज साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। ठीक है सर, वील कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट डेज क्लास वी विल फिनिश ऑफ विथ यूनिट नंबर 4 एंड हाफ ऑफ यूनिट नंबर 5, और लास्ट सेशन में यूनिट नंबर 5 का हाफ और 6 करके 20 क्लास में सेशन खलास, जैसा प्रॉमिस किया था। मोहे मोहे। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टाडास। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। 1 आवर तो हुआ नहीं बेटा, ठीक से पीछे करके देखो। गर्वित 1 घंटा 15 मिनट से तो हम भौंक रहे हैं, तुमको 1 आवर ही दिखाई दे रहा है। टेली देखे ना रमनदीप भाई, अभी हम आजकल थोड़ा टेली में कब अवेलेबल है, जब तक हम यहाँ पर क्लास नहीं खत्म कर लेते। थोड़े दिन हमको टेलीग्राम में परेशान करना कम करो तुम लोग, बस इतना ही हमसे उम्मीद करो। थोड़े दिन के लिए हमको अकेला छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे दिन भर काम करने के बाद जब हम घर जाते हैं, मेरे अंदर सिर्फ क्लास लेने की शक्ति रहती है और कुछ करने की नहीं। तो कुछ दिनों के लिए मुझे चैन देने दो, बस 25 तारीख तक, फिर वापस मेरी जिंदगी खराब कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और रमनदीप तुमने तो ठीक है सुनो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ओके डन। डन, चलो सर, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।